एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल से। उत्तराखंड में 4 फरवरी से प्रदेश के महाविद्यालय और डिग्री कॉलेज को खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि 4 फरवरी को सर्दी की छुट्टियां खत्म होने के बाद प्रदेश के महाविद्यालय और डिग्री कॉलेजों को खोलने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं ताकि छात्र कक्षाओं में उपस्थित हो सकें। धन सिंह रावत का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई ज्यादा कारगर साबित नहीं हुई है, इसलिए जल्द ही डिग्री कॉलेज और महाविद्यालयों को खोलकर छात्रों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए सभी प्रोटोकॉल को देखते हुए कॉलेजों को खोलने की तैयारी की जा रही है। तो 4 फरवरी से उत्तराखंड के सभी डिग्री कॉलेज और महाविद्यालय खोले जा सकते हैं। सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। कोविड गाइडलाइंस के तहत ये कॉलेज खोले जा सकते हैं। विंटर वेकेशन खत्म होते ही सभी डिग्री कॉलेज खोले जा सकते हैं। कोविड की वजह से खोल नहीं पाए थे कॉलेज। जैसे आप सबको विदित है कि हमने 1 महीने पहले कॉलेज खोल चुके हैं। प्रैक्टिकल जो हमारे जिन बीएससी में, एमएससी में है, ज्योग्राफी में है, उन विषयों पे हमने छात्रों के लिए कॉलेज खोल चुके हैं। लेकिन 4 फरवरी से हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम सभी छात्रों के लिए कॉलेज खोलेंगे। प्राइवेट कॉलेजों को भी हमने दिशा निर्देश दे दिए हैं कि वो कोविड के जितने भी एसओपी भारत सरकार की है या राज्य सरकार की है, उनको ध्यान में रखते हुए कॉलेज खोल सकते हैं। तो 4 फरवरी से खुल सकते हैं कॉलेज। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि 4 फरवरी से सरकार इस पर फैसला ले सकती है, क्योंकि जो निजी कॉलेज हैं उनको खोला जा सकता है। कोरोना की वजह से कॉलेज नहीं खुल पाए थे और सर्दी की छुट्टियां खत्म होते ही इन डिग्री कॉलेजों को खोलने की तैयारी है। विनोद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, 4 फरवरी से निजी डिग्री कॉलेज खोलने की बात कह रहे हैं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत। किस तरह की तैयारियां हैं और क्या क्या गाइडलाइंस का पालन करना होगा छात्रों को? जी देखिए, निश्चित तौर पर गाइडलाइन जो केंद्रीय एडवाइजरी है, गाइडलाइन है, उसका पालन तो जरूर करना होगा। लेकिन अभी उत्तराखंड में शीतकालीन अवकाश चल रहे हैं और आगामी 4 फरवरी तक तमाम जितने भी कॉलेज हैं, महाविद्यालय हैं, वो अभी बंद है। लेकिन राज्य सरकार की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है और ऐसे में जो भी प्रारूप है, रूपरेखा है महाविद्यालयों को खोलने के लिए, उसकी तैयारी की जा रही है। और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने जरूर ये कहा कि आगामी 4 फरवरी के बाद में जितने भी प्रदेश के महाविद्यालय उनको खोल दिया जाएगा। विनोद, धन सिंह रावत को हमने ये कहते सुना था कि कुछ कॉलेज हैं जो 4 तारीख को भी खोले जा चुके हैं, तो क्या ये सरकारी और निजी सभी तरह के कॉलेज और यूनिवर्सिटी इसमें शामिल हैं? जी 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 जैसा मैंने आपको बताया कि अभी पूरे प्रदेश में अभी शीतकालीन अवकाश है 4 फरवरी तक, और फरवरी के बाद ही यानी 4 फरवरी के बाद ही राज्य सरकार कोई ऐसी डेट तय करेगा आखिरकार कौन सी डेट में जो राज्य के जितने भी महाविद्यालय हों, वो चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, उनको खोलने की एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। हालांकि 4 फरवरी के बाद से ये ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि 4 फरवरी के बाद में राज्य के तमाम जितने भी महाविद्यालय हैं उनको खोलने की तैयारी पूरी चल रही है, जिसकी जानकारी खुद उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने दी है। तो हम ये जरूर कहें कि आगामी 4 फरवरी के बाद में पूरे प्रदेश के महाविद्यालय खुलने जा रहे हैं। जी चलिए विनोद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 4 फरवरी के बाद जो भी प्रदेश के सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान है, डिग्री कॉलेज हैं, महाविद्यालय हैं, उनको खोला जा सकता है। सरकार इसकी तैयारी में जुट गई है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा, चाहे वो केंद्र की गाइडलाइंस हो या फिर राज्य सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस हो। उनके मुताबिक छात्रों को गाइडलाइंस का पालन करना होगा और कॉलेज छात्र जा सकते हैं। हरिद्वार में कुंभ मेले में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शनिवार को एसओपी जारी की है, जिसका पालन 27 फरवरी से 30 अप्रैल तक किया जाएगा। निर्देश के मुताबिक कुंभ मेले में आने वाले सभी तीर्थयात्रियों के पास RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। वहीं यह भी साफ कहा गया है कि मेले में आने वाले यात्रियों की रिपोर्ट 72 घंटे से पहले की होनी चाहिए। एसओपी के आदेश में कहा गया है कि श्रद्धालु इस तरह की टेस्ट रिपोर्ट अपने मोबाइल फोन या अपने पास हार्ड कॉपी के तौर पर रखकर ला सकते हैं, जिसके बाद ही उन्हें कुंभ मेला क्षेत्र में आने की इजाजत मिलेगी। तो महाकुंभ के लिए गाइडलाइन जारी हुई है। गंभीर रूप से बीमार शख्स के आने पर रोक है। बुजुर्गों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों पर भी रोक लगाई गई है। मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट लाना जरूरी है।
कोरोना की RT-PCR की रिपोर्ट, निगेटिव रिपोर्ट जो लाएगा उसी को मेला क्षेत्र में एंट्री मिलेगी। 72 घंटे से ज्यादा पुरानी रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। एक SOP जारी किया है और उस SOP के आधार पर जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की जो बात कही गई है उसके अनुकूल यहाँ पर ये कुंभ संपन्न होगा। उसके अनुसार इस कुंभ को संपन्न कराया जाएगा, चाहे नोटिफिकेशन हो, चाहे तमाम अन्य व्यवस्थाएं हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, RT-PCR टेस्ट हो, जो वहाँ से हमको जो गाइडलाइंस मिली हैं उसके आधार पर ही तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की जाएगी। हरिद्वार महाकुंभ की आधी अधूरी तैयारियों के बीच शासन स्तर से अपने स्तर तक तैयारियां चल रही हैं। कुंभ के लिए शासन स्तर से कोविड वैक्सीन की 2 लाख अतिरिक्त वैक्सीन की डिमांड की गई है। 16 जनवरी को हेल्थ वर्कर्स को कोविड की वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी। प्रदेश को अभी तक कोविड की 2,05,500 डोज मिल चुकी हैं, जिसके तहत पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन की डोज दी जा रही है। तो वहीं महाकुंभ की ड्यूटी में लगे लोगों के साथ ही स्थानीय दुकानदारों और कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे लोगों के लिए राज्य सरकार ने 2 लाख अतिरिक्त वैक्सीन की मांग की है केंद्र से। ने SOP भी जारी की है और हम लोग उनसे 2 लाख टीके की कुंभ में जो लोग लगे हैं उनके लिए, हेल्थ का जो कर्मी हैं वो तो पहले ही से उनको लग जाए। उसके बाद जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको भी ये वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी और वहाँ के लोकल दुकानदार होंगे और तमाम लोग होंगे जो व्यापक जनसंपर्क में आते हैं, तो उन सब के लिए की डिमांड करनी है। हरिद्वार में कुंभ से पहले एक अच्छी शुरुआत हुई है। मोतीचूर रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर की शुरुआत हो गई है। इस फ्लाईओवर की लंबाई 2 किलोमीटर 700 मीटर के करीब है, जिसे प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर कहा जा रहा है। इस फ्लाईओवर के बनने से देहरादून और ऋषिकेश की तरफ जाने वाले लोगों को जाम से निजात मिलेगी। का मजा अच्छी और शानदार सड़कों के साथ होता है। सफ़र उतना ही खूबसूरत होता है जितनी सड़कें अच्छी होती हैं, लेकिन सफ़र का रोमांच बढ़ाने के लिए कुछ अलग चाहिए होता है। और मैं इस समय मोतीचूर एलिवेटेड ब्रिज पर हूँ। ये उत्तराखंड का सबसे लंबा पहला एलिवेटेड ब्रिज है और यहाँ हमेशा जाम की दिक्कतें होती थी। और ये राजाजी टाइगर रिजर्व के बीच से होकर निकल रहा है और इसका सफ़र का मज़ा बिल्कुल अलग है, क्योंकि यात्रा जैसा मैंने भी आपको बताया, सड़कें बेहतरीन होने के साथ सफ़र बहुत बेहतरीन हो जाता है। लेकिन जब सफ़र के साथ साथ रोमांच की आवश्यकता हो, रोमांच पैदा करना हो, तो ऐसा एक्सप्रेसवे, ऐसा एलिवेटेड ब्रिज जो वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र से होकर गुजरता हो। और ये वही क्षेत्र है जहाँ पर राजाजी की टाइगर रिजर्व के बीच से इस एलिवेटेड रोड को बनाया गया है। ये NHAI की नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक बहुत ही खूबसूरत पहल है और एक बहुत खूबसूरत काम है। और इससे महाकुंभ में आने वाली भीड़, जो जाम लगता था, वो तो दूर होगा ही। इसके अलावा भी यहाँ से ये एक मेन रास्ता है जो देहरादून भी जाता है हरिद्वार से होकर, और ऋषिकेश होते हुए 4 धाम यात्रा में भी ये सहभागी बनता है। तमाम यात्री, तमाम तीर्थयात्री इसी से निकलते हैं। कुंभ होगा, कुंभ के बाद कावड़ यात्रा होगी, कावड़ यात्रा के बाद 4 धाम यात्रा होगी। तो उन सभी में ये विकास के लिए ही नहीं, पर्यटन के लिए, तीर्थाटन के लिए ये एलिवेटेड ब्रिज एक मील का पत्थर साबित होगा। और इसीलिए इस एलिवेटेड रोड को बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है। इसके ऊपर से सफ़र करने का अलग ही मज़ा है। हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ देखा, बहुत सारे यात्री यहाँ से निकल रहे थे और उन्होंने अपनी गाड़ियाँ रोकी, बच्चों को वाइल्ड लाइफ दिखाने की कोशिश कर रहे थे। चूँकि वाइल्ड लाइफ का विचरण का समय सुबह और शाम होता है, इसलिए संभावना नहीं होती। मेरे दोनों तरफ डेंस फॉरेस्ट है और इस बीच में एलिवेटेड ब्रिज को इसको बनाया गया है। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ मोतीचूर एलिवेटेड ब्रिज से ABP गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। उत्तरकाशी में पर्यटन की संभावनाओं पर जोर दिया जा रहा है। GMVN के निदेशक लोकेंद्र बिष्ट मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने जिले में निगम के आवास गृहों को लेकर चर्चा की। लोकेंद्र बिष्ट ने कहा कि चिन्याली सौड़ में आज तक निगम का आवास गृह नहीं बना। निगम के निदेशक का मानना है कि चिन्याली सौड़ अहम पड़ाव है। हवाई पट्टी होने की वजह से यहाँ पर्यटन की संभावनाएं हैं, इसलिए यहाँ पर GMVN का आवास गृह बनना चाहिए। लोकेंद्र बिष्ट का कहना है कि जल विद्युत निगम जल्द ही निगम के पर्यटक गृह के लिए जमीन उपलब्ध कराएगा। में एक हमारा निर्माणाधीन बंगला है जो झील के उस पार है,
उसको तत्काल जनता को समर्पित करना है। उस पर आजकल तेज़ी से काम हो रहा है। तीसरा हमारा भटवाड़ी में है, जो एक बंगला 2010 के जो लैंडस्लाइड हुआ था भटवाड़ी में, उसमें वॉश आउट हो गया था, तो वहाँ पे ज़मीन उपलब्ध कराना और बंगले का निर्माण करना। चौथा हमारा जो मांग थी वो भैरव घाटी के बंगले को लेके थी कि जो आधा बन गया और आधा उसमें अभी निर्माण कार्य होना था, उसके टेंडर हो गए हैं, तो आने वाले 6 महीने वो तैयार हो जाएगा। और एक और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हमारा चौरंगी खाल, जो पर्यटन क्षेत्र का सबसे बड़ा केंद्र है, उसमें 2008 की हमारी सरकार की घोषणा है और उसके लिए ज़मीन भी स्वीकृत है और कुछ पैसा भी खर्च हो गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर देहरादून सचिवालय में मतदाता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सचिवालय के सभी कर्मचारी और अधिकारियों को मतदाता दिवस के मौके पर शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि हर मतदाता को मतदान में भाग जरूर लेना चाहिए। मतदान का सबसे अधिक महत्व होता है, ये जरूरी है इस तंत्र को चलाने के लिए कि सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें, ताकि एक सही व्यक्ति चुना जा सके। बहुत बार ये होता है कि आप अगर अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं, जो चाहते हैं उसके विपरीत लोग चुने जाते हैं, आपकी जो वो चुने गए लोगों में प्रतिध्वनित नहीं होती है। और एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां अधिकारियों का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अधिकारियों को पुरस्कार देंगे। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता और सुशासन पुरस्कार समारोह, इसका नाम है। अच्छा काम करने वाले अधिकारी सम्मानित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अधिकारियों को सम्मानित करेंगे, उन्हें पुरस्कार देंगे। अच्छा काम करने वाले अधिकारी सम्मानित किए जाएंगे। पिथौरागढ़ में प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाया। झूला घाट समेत कई इलाकों में अवैध खनन किया जा रहा है। खनन माफिया कायदे कानून को ताक पर रखकर अवैध खनन कर रहे हैं। एसडीएम का कहना है कि अवैध तरीके से लाए जा रहे खनिज के वाहनों का चालान किया जा रहा है। जहां से भी अवैध खनन की शिकायत आ रही है, वहां छापेमारी की जा रही है। अपने जो टिपर हैं, डंपर हैं, वो गलत पार्किंग में खड़े कर रहे हैं और उनका भी हमने चालान किया है। इसके अतिरिक्त जेसीबी सड़क पे खड़ी कर रहे हैं, जिससे कि रोज़ शहर में जाम की स्थिति बनी होती है। तो इन लोगों को हमने अभी चालान करके एक चेतावनी के रूप में दिया है और अगर ये स्थिति जारी रहती है तो इसमें भारी मात्रा में और अधिक से अधिक चालान किए जाएंगे। लक्सर में पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे अवैध शराब का धंधा चल रहा है, मगर पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने एक बार फिर से कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर गंगदासपुर और हरचंदपुर गांव में छापेमारी हुई है। इस दौरान पुलिस ने 35 लीटर कच्ची शराब, 2 भट्टी और शराब बनाने के उपकरण जब्त किए हैं। साथ ही 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया। तो कच्ची शराब बनाते हुए 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस ने भट्टी को नष्ट किया है। लक्सर की ये तस्वीरें हैं, जहां ये दोनों तस्कर कच्ची शराब बनाने के काम में जुटे हुए थे। कोतवाली लक्सर पुलिस के द्वारा आज दिनांक 2 फैक्ट्री जो शराब की बनाते हुए पकड़ी गई है, जिसमें एक फैक्ट्री है हमारे यहाँ सिद्धरू एथल मार्ग है, वहाँ से एसआई श्री संजय रावत और कांस्टेबल अजय सिंह और गंगा सिंह के द्वारा एक अभियुक्त है भूपेंद्र पुत्र रणजीत निवासी हरचंद, जिसके कब्जे से 10 लीटर शराब और एक कच्ची भट्टी जो पूरे उपकरणों के साथ पकड़ी गई है। दूसरे क्रम में जो हमारे चौकी इंचार्ज हैं रायसी के ब्रजपाल सिंह जी, उनकी टीम और कांस्टेबल गोविंद और सुशील, इनके द्वारा एक पूरी मतलब डबल फैक्ट्री थी, उसके अंदर पूरे उपकरण जिस तरह से आग लगाते हुए उनको पूरा मौके के साथ पकड़ा है, जिसमें एक अभियुक्त फरार हो गया है। पहाड़ों की रानी मसूरी एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार हो गई है। नए साल के बाद अब कहीं जाकर पहाड़ों की रानी में चहल पहल नजर आ रही है। ऐसे में स्थानीय व्यापारियों में खुशी का माहौल है। मसूरी के 80% होटल्स में बुकिंग फुल है। पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए मसूरी के मुख्य चौराहों, गांधी चौक और मॉल रोड, पिक्चर पैलेस चौक पर जाम के हालात भी बन रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं जोशीमठ में वीकेंड के चलते किस तरह औली में पर्यटकों का भारी जमावड़ा है।
रोप वे और चेयर लिफ्ट टिकट के लिए सुबह से ही पर्यटकों की लंबी लाइन लगी हुई है। पर्यटक खिली धूप में औली की हंसी वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं। तो रोप वे और चेयर लिफ्ट के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है टिकट लेने के लिए। बड़ी खबर आ रही है जोशीमठ से, जहां पहुंचे हैं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल। जोशीमठ पहुंचे हैं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल। भगवान नरसिंह का दर्शन करने पहुंचे हैं विधानसभा अध्यक्ष। औली के बाद उर्गम घाटी जाने का उनका कार्यक्रम है और ये विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का निजी दौरा है। तो अपने निजी दौरे पर पहुंचे हैं जोशीमठ प्रेमचंद अग्रवाल। अब खबर रुड़की से है, जहां हमेशा विवादों में रहने वाले कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का एक तथाकथित ऑडियो फिर वायरल हो रहा है, जिस पर चैंपियन ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि ऑडियो 1 साल पुराना है, जिसमें संजय नाम का शख्स उनके विपक्षियों के साथ गया था और कार्यकर्ताओं की शिकायत पर उसे फोन कर डांटा गया था, लेकिन उन्हें राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह की साजिश की जा रही है। संजय अग्रवाल जो हैं, ये इस बदनीयत से कि जो पैसा हमारा हड़प लिया वो ना देना पड़े, ये तरह तरह के झूठी बातें लांछन के रूप में लगा रहे हैं। ये जो ऑडियो आप सुन रहे हैं ये पिछले वर्ष का है, ये हाल फिलहाल का नहीं है। तो ये इतना गिर सकता है आदमी कि वहाँ विपक्षियों के यहाँ जा करके बैठे, तो जब मुलाजिम है तो मालिक तो नाराज होगा ही। जब मैंने इसको डांट डपट की थी तब का ऑडियो ही दिखा रहा है, ये अब का ऑडियो नहीं है। अब तो हमने इसको ना डांट डपट की, ना इसको कुछ कहा फटकारा, बल्कि आराम से कहा था भाई तू आ जा, घर की बात है, हिसाब कर ले। नहीं आया ये। जिला पंचायत उत्तरकाशी में हुए भ्रष्टाचार पर गंगोत्री से कांग्रेस के पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जनपद की सबसे बड़ी पंचायत पर जवाबदेह लोगों ने अगर भ्रष्टाचार किया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भ्रष्टाचार में अगर कोई निजी व्यक्ति भी शामिल है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो माननीय कोर्ट के विचाराधीन है, लेकिन मेरा इस बारे में कहना है कि अगर जनपद में शीर्ष चुनी हुई पंचायत की संस्थाओं पर जनता ने इस उम्मीद के साथ बैठा है कि ये इस जनपद का जिला स्तर पर विकास करेंगे, और इस ढंग का अगर भ्रष्टाचार का मामला अगर सामने आया हुआ है, और इस मामले में मेरा ये मानना है कि वो चाहे कोई भी हो, चाहे हमारा कोई निजी व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो भ्रष्टाचार में जनता के पैसों का दुरुपयोग करता हुआ पाया जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उत्तराखंड में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट है। इस बीच राहत की बात यह है कि बागेश्वर में अभी तक बर्ड फ्लू का कोई मामला सामने नहीं आया है। जिले के तीनों ब्लॉकों, शहरी, ग्रामीण, तहसील इलाकों में अब तक बर्ड फ्लू का एक भी मामला सामने नहीं आया है। हालांकि पशुपालन विभाग और डॉक्टरों की टीम अलर्ट मोड पर है। फ्लू के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि अभी हमें यहाँ से कुछ जंगली पक्षी मिले हैं, जो कि वन विभाग के द्वारा और हमारे द्वारा जो है वो भोपाल हमारी एक लैब है, हमारी देशव्यापी लैब है, उसमें हमने भिजवा दिए। उनका रिजल्ट अभी नहीं आया है। और जो हमारी डोमेस्टिक पोल्ट्री होती है, जो लोग पालते हैं, उसमें हमने तीनों हमारे संपूर्ण जनपद से करीबन 75 सैंपल हमने IVRI बरेली को भेजे थे, वो सारे के सारे नेगेटिव आए हैं। तो वर्तमान में जनपद के अंतर्गत बर्ड फ्लू का कोई भी केस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर गढ़वाल राइफल का रेजिमेंटल सॉन्ग जमकर वायरल हो रहा है। आमतौर पर जब आप लैंसडाउन जाएंगे तो गढ़वाल राइफल के जवानों को इस गीत को जोश से गाते जरूर सुनेंगे। दरअसल ये वीडियो लैंसडाउन का है, जहां साल भर के कड़े प्रशिक्षण के बाद ये जवान कसम परेड के लिए तैयार होते हैं। बढ़े चलो गढ़वालियों, बढ़े चलो, हमको हमारे बद्री विशाल लाल की कसम, ये पूर्वजों के आन बान शान की कसम। बढ़े चलो, दिल में जिगर, आंख में काला भी चाहिए, तलवार चाहिए, न कोई ढाल चाहिए। इन दिनों रामनगर में गदेरे फिल्म की शूटिंग चल रही है। यह फिल्म गढ़वाल के इतिहास की एक कथा पर आधारित है, जिसमें कई देशों के एक्टर काम कर रहे हैं। तो रामनगर में गदेरे फिल्म की शूटिंग चल रही है। एक सच्ची घटना पर बनी है, और इनमें जो कहानी से कुछ गोरखाओं का राज से लेकर अंग्रेजों के अत्याचार के रियख, मतलब जो भी जदी भी घटना घटी उन सब पे मतलब एक कहानी बनी है। और इनमें भी मतलब यो गाँव तरफ यो यंग विलेजर कैरेक्टर कोणो छे, जिनमें मैं आपको गाँव साथ दियो छे, अंग्रेजों यख पर भगोणो छे, मतलब बहुत सारा काम, मतलब चूँकि एक मतलब बहुत एक आप देखाल तो आपको मतलब काफ़ी अच्छा लागू आपको।
अल्मोड़ा में जंगल में आग लगी हुई है। आग लगने से वन संपदा को नुकसान हो रहा है। वन विभाग को इसकी परवाह नहीं है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जंगल चल रहे हैं अल्मोड़ा में। सर्दी का मौसम है और बावजूद इसके उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की तस्वीरें आम हो चली हैं। रुद्रप्रयाग में जहां एक ओर बर्फबारी हो रही है तो दूसरी ओर केदार घाटी के जंगल धधकते जा रहे हैं। यहां काफी दिनों से आग लगी हुई है, लेकिन अभी तक वन विभाग आग पर काबू नहीं पा पाया है। जंगलों में आगजनी से जानवर तो परेशान है ही, ग्रामीण इलाकों में भी धुएं से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब खबर केदारनाथ धाम से है, जहां डीडीआरएफ की टीम केदारनाथ धाम पहुंची। यहां डीडीआरएफ की टीम ने केदारनाथ में बर्फबारी का जायजा लिया। इस दौरान पैदल मार्ग पर 2 जगह ग्लेशियर मिले, जबकि बाकी पैदल मार्ग ठीक है। डीडीआरएफ की टीम ने ड्रोन कैमरे की मदद से पैदल मार्ग और केदारनाथ धाम की वीडियोग्राफी की। बहुत ही जल्द एक यात्रा रूट पे एक ट्रैक प्लान कर रहे हैं, जिस क्रम में हम लोग भी जाके प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। ये आप जानते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है यात्राओं को सुगम संचालन के लिए। इस प्रकार से लगातार समय समय पे इंस्पेक्शंस वगैरह किए जाते रहते हैं। तो 2-4 लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उनसे समय समय पे हमारे पुलिस बल के द्वारा संपर्क स्थापित किया जाता है और उनको जो भी राशन इत्यादि की जो व्यवस्थाएं हैं वो उनके द्वारा वहाँ पे प्रतिपूर्ति कर ली जाती है। तो फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में इतना ही, लेकिन एबीपी गंगा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।